अब सिद्धार्थ से बोला है। अब सिद्धार्थ, अक्षय और बड़े पंचम है वर का कहो भी। सो आज बात करने वाले हैं भूल भुलैया 2006 में आई मूवी भूल भुलैया के बारे में। और यह मूवी एक कॉमेडी मूवी पर बेस्ड है। सो भैया जी, कॉमेडी के साथ साथ यह मूवी एक फुल्ली हॉरर थ्रिलर मूवी है। और यह मूवी देखने के लिए आपके अंदर, हॉरर फिल्म देखने के लिए आपके दिल में डर नहीं होना चाहिए। डर एक ऐसी चीज है जो अपन रियलाइज करें तो ज्यादा से ज्यादा आपको अनुभव होगा, और अगर आप रियलाइज नहीं करते हैं तो आप उसको समझ सकते। अब हम वापस आते हैं हमारी मूवी पर। यह मूवी अक्षय कुमार लीड रोल कर रहे हैं और बाकी बहुत सारे कैरेक्टर है जिसमें विद्या बालन का एक अहम नाम आता है। यह मूवी स्टार्ट होती है परेश रावल को दिखाते हुए, और जहां परेश रावल का नाम आता है वहां कॉमेडी मूवी और परेश रावल एक नंबर, उनका लेवल, उनका कॉमेडी लेवल एकदम अव्वल दर्जे का होता है, 10/10 मार्क्स। सो यह मूवी स्टार्ट होती है एक भूतिया महल को दिखाते हुए, और यह महल में रिपेयरिंग का कामकाज चल रहा होता है क्योंकि यह महल में सिद्धार्थ रहने आते हैं। सिद्धार्थ वाला पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मूवी की स्टार्टिंग को लेकर आपको बताते हैं सब कुछ। मूवी स्टार्ट होती है, परेश रावल महल के अंदर होते हैं और तकरीबन शाम के 5 बज चुके होते हैं और सारे वर्कर महल को छोड़कर चले जाते हैं। सो शाम को 5 बजे वर्कर को चले जाने का एक ही कारण है क्योंकि यह महल है भूतिया महल, और शाम को 5 बजे सब कारीगर इसको छोड़कर चले जाते हैं। परेश रावल सबको देखने के लिए महल में जाते हैं और आगे चले जाते हैं और सारे वर्कर उनको छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अंधेरा हो जाता है और वहां से ऐसे भागते हैं जैसे उन्होंने महल की भूतनी देख ली हो। और महल में ऐसे एक्टिविटी होती है जैसे कि चेयर हिलना और अनसुनी आवाजें सुनाई देना। उस एक्टिविटी से उनका शक यकीन में बदल जाता है कि भाई शाम हो चुकी है और भूतनी उनको खाने आ रही है। और जब वो वैसे ही बच के बाहर आ जाते हैं और उनको शाम को 7 या 7:30 बजे हमारी कहानी के दूसरे कॉमेडियन अशरानी मिलते हैं। और शाम को 7:30 बजे वो एक चौराहे पर बैठे हुए होते हैं और एक उलझन में होते हैं। और उलझन वो होती है कि वो हड़बड़ी में महल की चाबियां महल को लॉक करे बिना ही आ गए हो और महल की चाबियां महल में ही रह गई है। उसके बाद परेश रावल अशरानी को जबरदस्ती लेकर महल में चले जाते हैं, पर अशरानी जैसे ही महल में एंटर करते हैं उनको भूतनी का साया दिखाई देता है और वो वहां से भाग जाते हैं। और परेश रावल जैसे तैसे करके चाबियां वहां से निकाल लेते हैं। चाबियां निकालने के बाद उनको रियलाइज होता है कि भूतनी का साया उनके ऊपर पड़ चुका है, तो वो उनके गांव के एक छोटे से पंडित के पास जाते हैं और वहां जैसे तैसे करके यह कहानी आगे बढ़ती है। चाबियों की जो कहानी होती है वहां यहाँ स्टॉप कर देते हैं और यह कहानी आगे बढ़ती है। और कहानी में हमको दिखाया जाता है इस कहानी का थर्ड अहम किरदार सिद्धार्थ जब छोटे होते हैं तब उनका विवाह उनकी मामा की लड़की के साथ नक्की हो चुका होता है, पर वो जब लंदन से वापस आते हैं तो उनके साथ एक लड़की लेके आते हैं जो उन्हें अपनी वाइफ बताते हैं। और अभी होता है हॉरर थ्रिलर का सामना। सिद्धार्थ रात को वहां आ चुके होते हैं और वो शाम अपनी रात महल में भी बिताते हैं, और अवनी जो होती है वो उस महल से प्रभावित हो जाती है। जब सिद्धार्थ उनके मामा जी को मिलने जाते हैं तब उनके मामा जी बताते हैं कि भाई हम महल को आपकी सगाई या एंगेजमेंट के बाद बेच देते हैं। तब सिद्धार्थ अवनी को उनके साथ मिलाते हैं और कहते हैं ये मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी चाहती है कि हम लोग हमारे विवाह के बाद, हमारी मैरिज के बाद महल में रहेंगे। और अवनी जिद करती है महल में रहने के लिए। सिद्धार्थ मान जाता है और अवनी सिद्धार्थ को बहुत ही शिद्दत से मनाती है। सारे लोग को सिद्धार्थ की वजह से महल में रहने जाना पड़ता है। अब बड़े लोग कह रहे थे भाई हम महल में रहने नहीं जा सकते हैं क्योंकि 1500 साल से यह महल ऐसे ही पड़ा है, खाली पड़ा है, और यह महल में भूतनी का वास है। तो कोई भी यकीन नहीं करता है क्योंकि वो लोग लंदन से पढ़ाई करके आए थे। तो सारे लोग सिद्धार्थ की यह बात सुनकर चले जाते हैं महल में रहने। और जब वो महल में रहने जाते हैं तब पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी में ऐसा कुछ होता है कि भाई महल का 2-3 खंभे गिर जाते हैं और बर्तन होते हैं वैसे ही खड़कने लगते हैं और आग लग जाना वगैरह वगैरह। अब महल में यह परेशानियां बढ़ जाती है तो सारे बुजुर्ग लोग एक बार फिर से सिद्धार्थ के साथ बहस करते हैं और उनको बताते हैं हमने आपको मना किया था भाई हम नहीं जा सकते। तो फिर से वो जाते हैं और एक
सिद्धार्थ यह बात को उनके सामने गलत साबित करने के लिए उनके जो फ्रेंड्स होते हैं विदेश में उनको बुलाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमारी कहानी के फर्स्ट कैरेक्टर जो अहम किरदार है वो यहाँ बताए जाते हैं और यह किरदार का नाम है अक्षय कुमार। सो भाई लोग, आपको तो पता है कि जहाँ अक्षय कुमार होते हैं वहाँ जो एक्शन की बात हो तो एक्शन 10/10 मार्क्स होते हैं और यहाँ तो कॉमेडी की बात है तो कॉमेडी में अक्षय कुमार को 10 में से 11 मार्क्स देने पड़ता है भाई। तो अक्षय कुमार अपने लंदन से वापस आते हैं और सिद्धार्थ के साथ बातचीत करते हैं तो उनको पता चलता है कि यह महल में कुछ तो है। महल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के साथ साथ यह फिल्म हमको बहुत ही एंटरटेन करती है और कॉमेडी का भी एक नंबर समझा देती है। फिल्म आगे बढ़ती जाती है और अक्षय कुमार कुछ ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि भाई मैं इस महल की पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी कि जो भूतनी है उसको कैसे सबके सामने लाऊं, उसको कैसे रियलाइज कराऊं। अक्षय जैसे ही वापस आते हैं तो वैसे ही घर के सारे लोग उनको पागल समझते हैं और समझते हैं कि यह कुछ भी करने वाला नहीं है, यह वैसे ही आया है और कुछ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। अब ये बात तो आपको पता है और हमको पता है कि अक्षय आया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे अक्षय साहब वैसे तो एक्टिंग में एक नंबर का परफॉर्मेंस देते हैं और उनके परफॉर्मेंस के साथ साथ यह मूवी हमको एक नंबर। अब एक बार फिर से हमारी कहानी पर हम वापस आते हैं। अक्षय कुमार जो है वो रात को जागते हैं और सारी बात का जांच करते हैं। अब यह कहानी दूसरे छोर पर हमको दिखाई जाती है अमीषा पटेल पर, क्योंकि यह कहानी में अमीषा पटेल को शक के दायरे में रखा जाए। अक्षय को पता होता है कि हमारे महल में जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है वह एक्टिविटी विद्या बालन की वजह से हो रही है, पर वो पूरा का पूरा शक, पूरा का पूरा नजरिया अमीषा पटेल। अब यह कहानी में अक्षय 10 से 15 दिन उनके घर रहते हैं और थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं उनके महल के बारे में, पर उनको कुछ खास। अब जैसा ही उनके हाथ में एक क्लू आता है तभी सभी फैमिली मेंबर कुछ एक घटना के दौरान अक्षय को मार पीट कर वहां से भगा देते और सिद्धार्थ ने उनको बुलाया था पर वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए अब घर के बड़े बुजुर्ग जैसे कहते हैं उस वैसे उनको करना। अब घरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई हम पंडित जी बड़े पंडित जी को बुलाएंगे और यह प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। अब कहानी में हम हाफ तक पहुंच चुके हैं तो हम आपको बता देते हैं कि यह प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई। यह प्रॉब्लम स्टार्ट होने का एक ही अहम कड़ी है। जो यह मूवी की अहम कड़ी विद्या बालन क्यों है, क्योंकि उनको वह दरवाजा खोलने के लिए मना क्यों किया था, क्योंकि बहुत ही साल पहले बहुत ही बड़ी पंडित आए थे और महल की भूतनी को तंत्र मंत्र जंत्र करके वह भूतनी को महल के एक अहम दरवाजे के पीछे बंद कर दिया था। विद्या बालन जब उस दरवाजे को देखती है तो उनको वो दरवाजे के पीछे क्या है क्या नहीं वो सब देखने के लिए उत्सुकता होती है और वो वह दरवाजा तोड़ देती है और महल की भूतनी महल में हाहाकार मचाने लगती है। अक्षय कुमार को ये सब बात का पता होता है पर वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको वो लोग टाइम नहीं देते हैं और वहां से भगा देते हैं। उसके बाद बड़े महाराज बड़े गुरुजी आते हैं और उनको सब अक्षय कुमार के बारे में बताते हैं। अब यह कहानी थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। कॉमेडी का पार्ट अब खत्म हो गया है। सेकंड हाफ और थर्ड हाफ में हम लोग देखते हैं कि यह कहानी फुल सीरियस के बेस पर चलती है। सीरियस के साथ साथ यह कहानी हॉरर थ्रिलर भी ज्यादा बन जाती है क्योंकि यह कहानी में ज्यादा से ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमको दिखाई जाती है। इस कहानी में आगे बढ़कर हम देखते हैं कि वह महाराज आकर अक्षय के बारे में सबको दिखाते हैं कि भाई अक्षय ने कैसे दूसरे देश में जाकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है और पैरानॉर्मल चीज़ों के लिए उन्होंने कैसे ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है वो सब महाराज उनको बताते हैं। वो सब बताने के बाद अक्षय कुमार को वो लोग वापस बुलाते हैं और सारे घर के लोग उनका पैरों में पड़कर स्वागत करते हैं। उनकी माफ़ी मांगते हैं कि हमसे भूल हो गई है, हमको माफ़ कर दीजिए और एक बार फिर से उनको महल की पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए खोज में लगा देते हैं। उसके बाद यह कहानी आगे बढ़ती है। गुरुजी और अक्षय दोनों रात को जाकर यह कहानी का अहम किरदार यानी कि जो विद्या बालन होती है उनके ऊपर एकदम कड़ी अहम नजर रखते हैं। नजर रखते हुए उनको पता चल जाता है कि यह सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी विद्या बालन की वजह से ही हो रही है क्योंकि जो दरवाजा उन्होंने खोला था उनके पीछे 100%
पैरा नंबर एक्टिविटी इस महल में हो रही होती है, उनका किरदार उनका, तो यह बात सिद्धार्थ को वह रियलाइज करवाना चाहते हैं और यह बात सिद्धार्थ को रियलाइज करवाने के लिए वह एक षड्यंत्र रचते हैं। वो सिद्धार्थ को बताते हैं कि तुम उनको यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करो, पर वो दूर जाएंगी नहीं क्योंकि उनको यह महल से लगाव हो गया है और इस महल की भूतनी उनके अंदर है। सिद्धार्थ अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं और उनको भी यकीन हो जाता है कि महल की भूतनी वैसे ही सच्ची में अवनी के अंदर है। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी को सर्च करने में यह मूवी एंडिंग तक आ जाती है और एंडिंग में सब लोग इकट्ठा होकर एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचते हैं। वह षड्यंत्र में इस भूतनी को हमें फंसाना होता है और सिद्धार्थ, अक्षय और बड़े पंडित जी सब लोग मिलकर यह भूतनी को पकड़ने के लिए अपने ही महल में एक बहुत ही बड़ा हवन रखवाते हैं और हवन रखवाने के साथ साथ उनके साथ जो भी हुआ होता है वो सब अब हमारे सामने आता है। अब यह मूवी हमको ले जाती है फ्लैशबैक में। यह मूवी फ्लैशबैक में तकरीबन 15 से 20 मिनट चलती है और यह फ्लैशबैक मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। फ्लैशबैक में इस महल के राजा होते हैं, उनकी राज्य में एक राज नर्तकी होती है और यह राज नर्तकी हमको विद्या बालन फिर से दिखाई जाती है और यह राज नर्तकी ये उनके ही राज के एक राज नर्तक होते हैं, उनके साथ प्रेम संबंध बंधी हुई होती है। अब राजा की नजर इस राज नर्तकी पर पड़ती है और उनको उनके साथ प्रेम हो जाता है कि राजा की बहुत ही ज्यादा रानियां होती है, पर आपको तो पता है पहले के राजा अय्याश थे, इसके लिए वो इस राज नर्तकी को अपनी रानी बनाना चाहते थे कि राज नर्तक के लिए यह बहुत ही अच्छी बात है, पर वो पहले से ही दूसरे के साथ प्रेम संबंध में थी तो वो यह उनका प्रस्ताव ठुकरा देती है और उनको मना कर देती है। अब आपको तो पता है जब जैसे ही राजा को कोई भी किसी की बात के लिए मना करता है तो उनका क्रोध अव्वल दर्जे पर चला जाता है और वो किसी को भी मार डालते हैं और जिंदा जला देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी राज नर्तकी यानी कि चंद्रमुखी के साथ। अब चंद्रमुखी उनको उनके साथ अब चंद्रमुखी राजा को उनके साथ विवाह करने के लिए मना कर देती है क्योंकि वह उनके साथ प्रेम संबंध में होती है। तो राजा उन दोनों को अपने महल में एक बार बुलाते हैं और उन दोनों को भरी सभा में नृत्य करने के लिए कहते हैं और वो दोनों अपनी जी जान लगाकर नृत्य करते हैं। नृत्य करने के बाद चंद्रमुखी को साइड में कर दिया जाता है और उनके जो प्रेमी होते हैं उनका गला राजा अपने हाथों से अपनी तलवार से काट देते हैं और यह सब दृश्य चंद्रमुखी अपनी सगी आंखों से देख रही होती है और राजा को गुस्सा आ जाता है और चंद्रमुखी उनको एक बार बचाने भी जाती है पर वो बचा नहीं पाती है और राजा जी को धक्का देती है, राजा जी को वो धक्का दे देती है। उसके बाद राजा जी को गुस्सा आता है और चंद्रमुखी के ऊपर तेल डलवाकर उनको जिंदा जला देते हैं। यही घटना के बाद अब हमारी कहानी आ जाती है यह आगे वाली कहानी के साथ और चंद्रमुखी सारी अपनी कहानी बता रही होती है विद्या बालन के जरिए सब लोग को, अक्षय को और बाकी फैमिली मेंबर को। ऐसी कहानी सुनने के बाद सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चंद्रमुखी से पूछते हैं कि आप इनके शरीर को छोड़ने के लिए क्या हमारे साथ करवाना चाहेंगी। तो यह बात सुनकर चंद्रमुखी बताती है कि मैं एक बार राजा का गला काटना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे प्रेमी का गला काटा था। अब चंद्रमुखी अक्षय को राजा की तरह ही मानती है कि यह ही वही राजा है जिन्होंने हमारे प्रेमी का गला काटा था। तो अक्षय राजा जी के कपड़े पहनकर उनके सामने सो जाते हैं और चंद्रमुखी तलवार लेकर अक्षय का गला काट देती है। अब आप सोचते होंगे कि यह कहानी में अक्षय मर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि जैसे ही चंद्रमुखी तलवार उठाए वैसे ही वो उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं और अक्षय की जगह एक पुतला रख देते हैं। चंद्रमुखी अक्षय का नहीं बल्कि वो पुतले का गला काट देती है। अब इस घटना में चंद्रमुखी को लगता है कि उन्होंने राजा को मार दिया है तो वो विद्या बालन का शरीर छोड़कर चली जाती है और विद्या बालन को मुक्त कर देती है। सो यह कहानी यहाँ पर हो जाती है एंडिंग। कॉमेडी, हॉरर और एंटरटेनमेंट फुल इस कहानी में है। अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं।